गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, आज से मैथ की स्टडी अपने को करानी है। तो मैथ्स में हम आज ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं आपकी चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन और एंगल के बारे में आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये आपको 6th क्लास में ही समझाया जाता है, लेकिन फिर से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। मैं सीधे एक्सरसाइज में भी जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन करा देते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन आता है। लाइन क्या होती है? लाइन एक स्ट्रेट होती है। लाइन क्या होती है? कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। लाइन क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट का एक कलेक्शन है। और लाइन स्ट्रेट होती है, लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। जैसे ये लाइन है, देखिए, लाइन पर बोथ साइड एरो के साइन लगा देते हैं क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। इसको जितना चाहें उतना आगे पीछे कम अधिक कर सकते हैं। मैनी इनफाइनाइट पॉइंटों को मिला करके लाइन बनती है। इस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, पॉइंट, ठीक है। तो लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। और उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट है विद टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे लाइन है, इसका हम एक पार्ट ले लें, यहाँ से हम स्पेसिफिक पार्ट ले लेते हैं। इस लाइन का नेम फॉर एग्जांपल मैं ए बी दे देता हूँ। ये ए बी इसका नेम हो गया। अब इसका मैं एक पार्ट ले लेता हूँ, कोई यहाँ से यहाँ तक कोई एक पार्ट मैंने ये ले लिया। देखिए, इसके टू एंड पॉइंट हैं, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है, निश्चित होती है। लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होता है। लाइन सेगमेंट कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। लाइन स्ट्रेट होती है, वैसे लाइन सेगमेंट भी स्ट्रेट होता है। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट हैं इसके। लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, इसे कम या अधिक नहीं कर सकते हम यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है रे। रे क्या होता है? रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे भी एक लाइन का एक पार्ट है विद वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट के साथ। रे का एक एंड पॉइंट होता है, जो रे है, ये लाइन है। लाइन का हम एक पार्ट ले लें जिसमें एक एंड पॉइंट रहे ओनली। जैसे रे है, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने वन एंड पॉइंट ले लिया है, एक साइड एरो का साइन रहेगा, ये रे है, इसे हम रे कहते हैं। रे का वन एंड पॉइंट होता है, एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है, एक साइड में एरो का साइन होता है। इसको इधर जितना चाहे उतना हम आगे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इसको हम। और रे स्ट्रेट होती है। रे कैसी होती है? स्ट्रेट। ये तीनों ही स्ट्रेट होते हैं। लाइन स्ट्रेट होती है, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होता है, रे स्ट्रेट होती है। रे का वन एंड पॉइंट होता है, वन साइड में जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तीनों स्ट्रेट होते हैं। लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है, इन दोनों की लेंथ इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसमें एक तरफ तो एंड हो गया, इधर तो कम या अधिक नहीं कर सकते हैं कि जिस साइड का साइन उतना उस साइड आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना। अब आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या है? जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट, 3 या 3 से अधिक पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर पड़ते हैं, तब उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है, देखिए, ये पॉइंट हमने लगा दिए, ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ एक, यहाँ एक, ये है। अब ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आई समय इसे इन्हें कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि लाइन जो होती है स्ट्रेट होती है। अब आप यहाँ से जुड़ जाएंगे तो ये दो पॉइंट हो गए। अब इधर तो ये लाइन ऐसे तो टर्न हो गई, लाइन तो सीधी जाएगी, ये पॉइंट तो लाइन पर नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन पर नहीं है, लाइन स्ट्रेट होती है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर पॉइंट ए, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर कब होंगे? जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। लाइन स्ट्रेट होती है, लाइन मोड़ेगी तो है नहीं, टर्न तो नहीं होगी, सीधी होगी। जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तब उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर समझ में, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर समझ में, और जो पॉइंट कोलिनियर नहीं होते उन पॉइंट को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब आप कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब टू लाइन ईच अदर इंटरसेक्ट करती हैं
दो लाइनों में एक वन पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है तो उन लाइनों को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक ये लाइन जा रही है और एक और लाइन आई जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है ये, है ना, तो इन लाइनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इन इंटरसेक्टिंग लाइनों का वन कॉमन पॉइंट होता है और इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। है बेटा समझ में? टू लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं? जब उनका वन कॉमन पॉइंट होता है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती हैं? जब टू लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है तब उनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं और वो लाइन होती है पैरेलल लाइंस। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाए और पैरेलल लाइंस कहा जाए तो एक ही बात होगी। तो आपको याद रखना है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन एक ही बात होती है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है पैरेलल लाइन। जैसे एक लाइन ये जा रही है और हमने सेकंड लाइन ये ले ली, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो कभी भी ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये ऑलवेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनी रहेंगी। टू लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब उनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी पॉइंटों पर इक्वल होती है तब उन लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, जब टू लाइन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन एट ईच पॉइंट आर इक्वल कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जब टू लाइनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी पॉइंटों पर इक्वल होती है तो उन लाइनों को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखेंगे सभी जगह इक्वल है तब ये लाइनें पैरेलल लाइन कहलाएंगी। और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी नहीं मिलती हैं, वो ऑलवेज उतनी ही डिस्टेंस पर रहेंगी। आप इन दोनों को जितना चाहे उतना आगे बढ़ा लें, हमेशा उतनी डिस्टेंस पर रहेंगी, तब ये पैरेलल लाइन कहलाएंगी। और जब लाइन पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और हमने एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी तो अब ये लाइनें दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से सीधी चली जाएगी और इस लाइन को भी आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। आगे समझ में नहीं आई? तो ये इंटरसेक्ट लाइन हो गई। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। लाइन स्ट्रेट होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल। एंगल भी आप पढ़ चुके हैं। जब वन पॉइंट से टू रे ऑर्गेनाइज होती हैं, निकलती हैं, तब वहाँ पर एंगल बनता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टू रे, दो रे निकली, एक रे ये है और एक ये है, तो इन दोनों रे के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये इसको हम एंगल कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मेरी उंगली है, एक रे ये हो गई, एक ये हो गई, इन दोनों के बिटवीन अभी जो डिस्टेंस है बेटा वो जीरो है। दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है? जीरो। तो ये 0 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस तरह से एक रे ऊपर को चली, बीच में एंगल बन गया। ये एंगल है, कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट एंगल। ऐसे हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब वन पॉइंट से टू रे निकलती है, एक ही पॉइंट से दो रे निकल रही है, तो इन दोनों रे के बिटवीन जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस इसको हम एंगल कहते हैं। यहाँ पर वन कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है। ये दोनों एंगल की आर्म कहलाती हैं। ये एंगल क्या है? दोनों आर्म हैं। अब इसके बाद आता है एंगल के टाइप। एंगल आप भी पढ़ते हुए आ रहे बेटा पहले से। तो सबसे पहले इसमें एक्यूट एंगल आता है, राइट एंगल आता है, जीरो एंगल। सबसे पहले देखिए जैसी रे, ये दो रे हैं, इनके बिटवीन कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल जीरो गैप है, 0 डिग्री, तो इस एंगल को हम जीरो एंगल कहते हैं। तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है? दैट एंगल which measurement is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। जो acute angle होता है 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 9 डिग्री से क्या होता है? लेस होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 9 डिग्री से छोटा, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। 9 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। अगर समझ में सभी को लाइन है, राइट एंगल क्या होता है? दैट एंगल विच मेजरमेंट इज 9 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे एंगल 9 डिग्री से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। यानी 9 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस जो एंगल होगा उस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। दैट एंगल विच मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 9 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। उसको आता है स्ट्रेट एंगल। एंगल विच मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। देखिए जैसा कि अभी आपको बताया कि 0 डिग्री एंगल है
एक्यूट एंगल हो गया, सीधा हुआ 90 डिग्री से राइट एंगल कहते हैं, राइट से आगे बढ़ेगा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, 90 से मोर और 180 से लेस ऑब्ट्यूस एंगल, और स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180 का, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और 180 से जब अधिक होगा एंगल तब उस एंगल को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। आगे समझ में? स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 का। राइट कितने का होता है? 90 डिग्री का। 90 से कम है, 0 से अधिक है एक्यूट एंगल। फिर से समझिए, 0 डिग्री, 0 से बड़ा, 90 से लेस, 90 से कम है, 0 से अधिक है एक्यूट एंगल। राइट एंगल 90 का हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होगा? 90 से ग्रेटर, 180 से लेस। अगर समझे ऑब्ट्यूस, समझ गए? ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इसका सीधा, सीधा कितने का होता है? 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये आपको पहले से लर्न है मुझे पता है। और अब आपके लिए पॉइंट आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, वो इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। जब टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब उन एंगल को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एंगल ये बनाया जिसका मेजरमेंट 30 डिग्री है, मान लेते हैं। एक एंगल और बनाया जिसका मेजरमेंट है 60 डिग्री। तो आप देखेंगे इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। जब टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न रखना है बेटा, ये दोनों पॉइंट बहुत काम के हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। जब टू एंगल का सम, दो एंगल है उनका सम 90 डिग्री है तब उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब टू एंगल का सम 180 डिग्री है तब उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब हम पूछते हैं आपसे बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर 90 डिग्री के एंगल को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं, उसको कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहते। कंप्लीमेंट्री कब होगा? जब टू एंगल का सम 90 डिग्री होगा, दो एंगल का सम 90 होगा, तब उन एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 20 डिग्री का एंगल है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि 20 में 70 ऐड करेंगे तभी तो 90 आएगा। इस तरह हम कह दें कि 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री होगा 40 डिग्री, क्यों 50 + 40 90 होता है कि नहीं बताइए? इसी तरह 80 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 10 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री समझ गए ना बेटा? कंप्लीमेंट्री के लिए दो एंगल चाहिए और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अगर आपको कोई एक एंगल दिया और हम कहें कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री में से माइनस कर देना। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो 90 - 40 इक्वल टू 50 डिग्री। समझ में आ गया? तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना हो तो 90 में से माइनस कर देना। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जब टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उन एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि एक 60 डिग्री का एंगल है और एक एंगल हो गया 120 डिग्री का। मान लीजिए इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया? 120 + 60, तो ये हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जब टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आप बताइए मुझे कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री? 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बताइए? हाँ, आवाज आई? 20 का सप्लीमेंट्री क्या होगा बोलिए? 160 डिग्री। 180 - 20 तो कितना आया? 160 डिग्री। तो 20 का सप्लीमेंट्री होगा 160 और 160 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 20 डिग्री। अच्छा बताइए 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा? तो 100 का सप्लीमेंट्री होगा 80 डिग्री और 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 100 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? तो सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो तो 180 में से माइनस कर देना और कंप्लीमेंट्री फाइंड करना हो तो 90 डिग्री में से माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया है कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल तक क्लियर हो गए होंगे आपके पॉइंट। इसके आगे नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट का मतलब देखिए, एड से एडजेसेंट बना है। एड का मतलब जोड़े हुए। जब एक ही
पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर एक सेम कॉमन आर्म से दो एंगल जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने ये एंगल बनाए हैं, देखिए यहाँ पर मैं ओ लिख देता हूँ, यहाँ पर ए बी सी। आप देखिए यहाँ पर एक एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दूसरा एंगल है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, ए ओ बी और बी ओ सी। कैसे? क्योंकि दोनों एंगल ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, किससे? कॉमन आर्म ओ बी से, और दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन है। देखिए जो वर्टेक्स इस एंगल का है वही वर्टेक्स इस एंगल का है, कॉमन वर्टेक्स है, और एक आर्म भी कॉमन है, एक आर्म से जुड़े हुए हैं। ऐड का मतलब जुड़ा हुआ, एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए एंगल। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया? तो ऐसे एंगल जिनमें कॉमन आर्म हो, वन आर्म कॉमन हो और वर्टेक्स भी कॉमन हो, उन एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? देखिए लीनियर पेयर, आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा है जी, कि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन 180 एंगल बनाती है। इस स्ट्रेट लाइन पर से कहीं भी किसी पॉइंट से एक रे और निकले तो यहाँ पर दो एंगल बन जाते हैं, टू एंगल बन गए। अब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जब इन दोनों का सम 180 होगा तो ये दोनों एंगल का जो सम 180 होता है तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। अगर समझ में, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। तो इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। आया समझ? हाँ बेटा, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री कॉल्ड लीनियर पेयर। आपको याद रखना है कि लीनियर पेयर हम आपको समझा रहे हैं। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दिस पेयर इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ये एडजेसेंट एंगल हैं। आप देखेंगे इस दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म भी कॉमन है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या है? यहाँ पर 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह के पेयर को हम लीनियर पेयर कहते हैं। समझ में आ गया? इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दिस पेयर इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है बेटा। ये जो लीनियर पेयर है ये आपका काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो जब टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उस पेयर को हम लीनियर पेयर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखिए जैसे टू लाइन हैं, ये दोनों लाइन ईच अदर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल बन जाते हैं। जैसे एंगल 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2, और एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 1। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। जितने डिग्री का एंगल 1 होगा उतने ही डिग्री का एंगल 2 होगा। उसी तरह से ये एंगल 3 और इधर एंगल 4। एंगल 3 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 4 है और एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 है। और जितने डिग्री का एंगल 3 होगा उतने डिग्री का एंगल 4 होगा, और जितने डिग्री का 4 है उतने डिग्री का 3 होगा। इन एंगल को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। आप समझ लेना कि ये ज्योमेट्री बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। और मैं बेटा 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा एक दिन में, तो आपको 2-2 क्वेश्चन ठीक से समझने हैं, क्योंकि कम समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा आपके, और फिर आपको तैयार कर लेना है, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपको ये ज्योमेट्री इजी लगने लग जाएगी। आज क्या है, ये पुराने ओल्ड पॉइंट थे, ये सभी पॉइंट आपके पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए इतने पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं और ये सब आपके पढ़े हुए हैं, है ना। कल से क्या होगा, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आपको, और ये थ्योरम है, ये हम आपको प्रूव करके देंगे कि वर्टिकल अपोजिट किस तरह से इक्वल होते हैं, ये हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज आप इन पॉइंटों को ठीक से समझ लेना। मैं आपको होमवर्क में ये सेंड करूंगा, इनकी डेफिनेशन, ठीक है, सभी की रिटर्न में मैं आपको भेजूंगा होमवर्क में, तो आप वहाँ से नोट कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी में और उनको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक। और आने वाली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जितना मैं कराऊंगा बेटा, 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा एक दिन में बस, तो वो आपको ठीक से समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर कुछ ही दिनों में आपको ये ज्योमेट्री बहुत ही इजी लगने लग जाएगी। तो आपको कतई टेंशन नहीं करनी है, आपको ये अपने मन में नहीं रखना है कि ज्योमेट्री हमारी समझ में नहीं आएगी। ऐसा कोई काम नहीं है इसे हम नहीं कर सकते हैं, हम और आप नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा इस काम को, है ना।
तो थोड़ा पढ़ेंगे, कोई चीज़ हार्ड लगती है, कठिन लगती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपके समय अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक, तो आपको टेंशन कतई नहीं करनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की तो आप मुझे फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।